यस प्लीज। हमारी बात चल रही है, इंटरफ्रेंस के फ्रिंजेस हम देख रहे हैं और बात हुई है कि बीटा लैम्डा पर डिपेंड करता है। लैम्डा बदलते हैं 10%, तो बीटा भी 10% बदलेगा। एंगुलर विड्थ की भी बात हुई है। एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा बाई डी। हमने ये भी देखा है कि एक फ्रिंज को जो जगह चाहिए वो है हमारा कितना, बीटा। एन वैल्यू निकालते हैं तब हमने ये भी देखा है कि कभी वो इंटीजर भी आता है, कभी इंटीजर नहीं भी आता है। तो उसको भी हमने डिस्कस किया है कि उसका क्या असर हमें मिलेगा। आगे हम बात करते हैं। मीडियम डालने से क्या होता है, लैम्डा बीटा पे क्या पड़ता है, बात हुई है अपनी अभी, उसको भी हम बात करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल हम करते हैं। कुछ किए थे कि आपने घर, अभी नहीं किए होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, कुछ सवाल और करते बंद कर। देखिए, जब हम मीडियम ले लेते हैं, इसे मान लीजिए कि हमारे पास में दो स्लिट हैं और वेवलेंथ हमारी लाइट की लैम्डा है, ये डिस्टेंस डी है, स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी। हाँ, वो क्वेश्चन ही चलेंगे आज भी पूरा ही। और अभी जो फ्रिंज विड्थ बनी है वो बनेगी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ हमें मिलेगी। अब मैंने आपसे कहा कि इस पूरे सिस्टम को मैं मीडियम में इमर्ज कर देता हूं। बताइए अब फ्रिंज विड्थ का क्या होगा। तो देखिए, जैसे आप मीडियम में जाते हैं तो लैम्डा डैश आ जाता है लैम्डा बाई। तो अगर हम बीटा डैश अब बोलते हैं तो नई विड्थ हमारी आएगी लैम्डा डैश कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्योंकि मीडियम बदलने से कैपिटल डी और स्मॉल डी पे फर्क तो नहीं पड़ा है, बट लैम्डा हैज बिकम लैम्डा बाई म्यू। एज ए रिजल्ट, fringe width beta dash now will be lambda dash is now lambda by mu, and this is nothing but beta. So beta dash is beta by mu. इसे मान लीजिए वाटर में हम गए तो बीटा डैश विल बी, वाटर में हम बात करें, बीटा डैश विल बी बीटा बाई म्यू। म्यू फॉर वाटर इज 4/3 divided by 4/3. So my answer is 3/4 beta. That means fringe width कम हो गई, फ्रिंज श्रिंक कर गई। तो मीडियम में जब हम जाते हैं तो फ्रिंजेस श्रिंक कर जाती हैं, उनकी विड्थ डिक्रीज हो जाती है, ऐसा हम कहना चाहिए। अब इसको हम और भी तरह से न्यूमेरिकल में ले सकते हैं काम में। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और लैम्डा लाइट का था और इस प्लेस पर
पहले 12th नंबर का ब्राइट हमें मिल रहा था। अब पूरे सिस्टम को हमने वाटर में इमर्ज कर दी, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बताइए मुझे अब कि इस प्लेस पर जहां पहले मुझे 12th ब्राइट मिल रहा था, उसी प्लेस पर अब मुझे क्या मिलेगा? What I will get at that place जहां मुझे पहले ब्राइट मिल रहा था 12th नंबर का। यहां सब ठीक है? ऑनलाइन सब लोग वॉइस वीडियो? हेलो? राइट, थैंक यू। अब देखिए, हम ये बात कर रहे थे इसी प्लेस पर, यानी वाई वही रखना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये डिस्टेंस पहले मैं वाई मानता हूं, तो वाई इसका मतलब वाई 12 लैम्डा 12 इंटू बीटा बेटर। अब वाई तो वही है, पर आपको नंबर मालूम नहीं, अननोन है, तो आप अननोन नंबर डाल दीजिए। पर ये तो मालूम है कि बीटा बीटा नहीं रहा, बीटा डैश हो गया। तो 12 इंटू बीटा, एन इंटू बीटा डैश हो जाता है बीटा बाई म्यू। अभी हमने बात की है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो बीटा डैश आता है वो बीटा बाई म्यू हो जाता है। तो उसका असर ये पड़ेगा कि अब जो एन आएगा वो आएगा 12 इंटू म्यू। म्यू का वैल्यू है 4/3, तो यहां से आंसर आएगा 60। इसका मतलब इस प्लेस पर मुझे, where I was getting 12th bright previously, now I will get 16th order bright fringe. I think it is clear. हाँ बोलिए। किसका? हाँ, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, वो तो 4I0 ही रहेगा, डिक्रीज भी क्यों होगा? वो तो 4I0 पहले था, 4I0 अब रहेगा। इंटेंसिटी को विड्थ से क्या लेना देना? नेक्स्ट, मान लीजिए यहां हमारे पास लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है। इस प्लेस पर पहले मुझे 10th ब्राइट मिल रहा था। यहां पहले क्या था? 10th ब्राइट था, और पूरे को मैंने वाटर में डाल दिया, इसका इंडेक्स 4/3 है। तो मुझे बताइए कि अब उस प्लेस पर मुझे क्या मिलेगा? अब उस प्लेस पर मुझे क्या मिलेगा? पहले वहां 10th ब्राइट मिल रहा था, देखिए कंसेप्ट वही लगेगा। 10 बीटा इक्वल टू एन बीटा डैश, एन बीटा बाई म्यू, मीन्स एन इज 10 इंटू म्यू, 10 इंटू 4/3 मीन्स 40/3 मीन्स 13.33। मैंने इसलिए न्यूमेरिकल फिर किया, हमें पहले इंटीजर मिल गया था, तो हमने बड़े आराम से कह दिया था 16th ब्राइट। पर हर बार इंटीजर मिले जरूरी तो नहीं है, फ्रैक्शन भी आ ही गया, तो हम ऐसे बोलेंगे 13th को तो मेंशन करने की जरूरत है नहीं,
क्योंकि उतनी फ्रिंज तो पूरी बन चुकी है। अब केवल 0.33 यानी 1/3, तो 1/3 यानी बीटा बाई 3 एंगल के हिसाब से 120 डिग्री, और आंसर 120 डिग्री पे आता है आई। तो मैं इसको ब्राइट भी नहीं बोलूंगा और ना मैं इसको डार्क बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस प्लेस की इंटेंसिटी I0। कोई नंबर बोलने की जरूरत नहीं है। ब्राइट और डार्क में तो हम नंबर बोल जाते हैं, 13th ब्राइट या 14th डार्क, ऐसा बोल जाते हैं, पर यहाँ नंबर नहीं बोला जाएगा, यहाँ तो बोला जाएगा इंटेंसिटी, क्योंकि ना यहाँ शार्प ब्राइट है ना यहाँ शार्प डार्क है। क्लियर है? तो हमें ये भी सिचुएशन आ सकती है कि हम जब सॉल्व करें तो वैल्यू इंटीजर ना आए, तब हमें थोड़ा केयरफुल होता है, रहना होता है आंसर देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें यहां पर हम लेते हैं, जैसे ये दो सोर्स हैं हमारे पास, इनमें सेपरेशन डी है, इनमें सेपरेशन डी है, सामने स्क्रीन है। जब हम इधर जाते हैं तो हम जानते हैं कि लाइट यहां से भी जाती है, लाइट यहां से भी जाती है, और उनमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता है। और जब हम थीटा एंगल पर हैं तो ये एंगल भी थीटा होता है, हमने देखा था। तब हमने लिखा भी था कि साइन थीटा होता है डेल्टा एक्स बाई डी। ये हमने किया हुआ है, पूरा बात की है। अब इसमें इसको मैंने फिर से इसलिए उठाया बात को, क्योंकि हमने देखा था कि y बाई डी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई स्मॉल टी। जैसे जैसे y हम बढ़ाते हैं तो डेल्टा एक्स बढ़ता है। कितना भी हो जाता है क्या, मैक्सिमम कितना वैल्यू डेल्टा एक्स की हो सकती है, ये हम सोचें अगर, तो ये इक्वेशन इस बात को समझने में हमारी हेल्प करती है। हमारा साइन थीटा कभी भी एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और ये वैल्यू एक भी तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। और मैं अगर इस थीटा को 90 डिग्री कर देता हूं तो फिर तो मैं यहां हूं। इसका मतलब ये 1 तब होगा, यानी डेल्टा एक्स डी के बराबर तब होगा जब आप इस लाइन में यहां कहीं हो, और अगर यहां नहीं है और इधर कहीं है तो थीटा 90 डिग्री से कम ही है, तो ये वैल्यू 1 से कम है, यानी डेल्टा एक्स हमेशा इस डी से कम होगा। इसका मतलब डेल्टा एक्स इज ऑलवेज लेस देन डी। इक्वल भी नहीं आ रहा है इस केस में, तो इक्वल आने के लिए तो 90 डिग्री जाना पड़ेगा। तो अब बोले सर इस ये बात जो आपने हमें समझाई, इसको वो एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में कैसे पूछेंगे? अब वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां 2 स्लिट है और सामने स्क्रीन है, इन दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन 3.5 लैम्डा है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना माना हमने? 3.5 लैम्डा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां स्क्रीन पर इस जगह ऊपर से और नीचे से जो लाइट आएगी, क्या वो इक्वल पाथ ट्रेवल करेगी? पाथ डिफरेंस 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। 0 फेज डिफरेंस की वजह से ब्राइट तो आना है, सेंट्रल ब्राइट आना है, बात खत्म। फिर हम इधर गए, पहला ब्राइट कहां था बेटे? जहां लैम्डा आएगा, इसका
और इसमें अंतर जहां लैम्डा होगा वहां फर्स्ट ब्राइट आएगा, पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। ठीक है, कितना दूर होगा ये? बीटा। ये दूरी कितनी होगी? बीटा दूरी। चलो अगला कहां आएगा? बोले सर 2 बीटा पे आएगा। कितना दूर आएगा? 2 बीटा पे आएगा। 2 बीटा पे क्या मिलेगा? सेकंड ब्राइट। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। ठीक बात है। चलो और आगे चलते हैं। यहां आगे 3 बीटा दूरी पे आ गए तो आपको थर्ड ब्राइट आ जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3 लैम्डा। फिर और चलें। बोले सर अब अगला नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें 4 लैम्डा चाहिएगा और वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू 3.5 भी आने वाली नहीं है। हमें हमेशा 3.5 से तो कम ही रहना है। तो इससे हमें ये कंफर्म हुआ कि यार 1, 2 और 3 ऐसे ही 3 इधर आ जाएंगे और मिड वाले को भी काउंट तो करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने ब्राइट बने? वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दोनों के बीच का सेपरेशन दे देंगे और फिर पूछेंगे आपको स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा मिल पाएंगे। जवाब होगा 7। क्लियर हुई बात? तो जो भी वो नंबर देंगे उनसे हमें सोचना है। बाय द वे अगर वो 2.5 लिखते हैं तो 2 ऊपर आते, 2 नीचे आते और 1 मिड का। अब अगर ऐसा भी सोचो, अगर वो 3 लैम्डा देते तो क्या करते आप? थ्री लैम्डा नहीं मिलता स्क्रीन पे, कम ही होना है। तो भी 2 ऊपर ही आते, लैम्डा वाला और 2 लैम्डा। बोले सर 3 लैम्डा हो सकता है क्या? नहीं भाई, 3 लैम्डा भी सामने तो नहीं हो सकता, समझाया था मैंने। यहां स्क्रीन रखोगे तो पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो 2 ऊपर, 2 नीचे और 1 मिड आंसर। अब ये भी जरूरी नहीं बेटे वो मैक्सिमा ही पूछे, मिनिमा भी तो पूछ सकते। जैसे 3.5 लिया उन्होंने और फिर पूछ लेते कितने मिनिमा मिलेंगे इसी पे, तो 0.5 पर पहला आ जाएगा, 1.5 पर दूसरा आ जाएगा, 2.5 पर तीसरा आ जाए। 3.5 वाला मिलेगा क्या? 3 ऊपर 3 नीचे, आंसर 6 आ जाएगा। सेंटर वाला तो ब्राइट रहता है, डार्क रहता ही नहीं। तो इस तरह का एक सवाल वो आपसे पूछते हैं और पूछते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने मैक्सिमा स्क्रीन पर मिल पाएंगे, ऐसा हम कहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, क्वेश्चन है किसी का? तो ये कंसेप्ट है, ये उसकी एप्लीकेशन। हर बात हमने जो कंसेप्ट सीखे उन्हें कहा यूज कर रहे हैं। देखिए यहां 2 सोर्स, एक S1 ले लेता हूं, एक S2 ले लेता हूं, और दोनों के बीच का सेपरेशन डाल देता हूं 3 लैम्डा। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया? 3 लैम्डा। दोनों पॉइंट सोर्स, आर रेडियस की मिड पॉइंट से लिया है, आर रेडियस की एक रिंग बनाई। आर रेडियस की क्या बनाई है? एक रिंग बनाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस रिंग के कितने पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा मिले? इस रिंग के कितने पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा मिलेंगे?
देखो इस बार हमने 3 लैम्डा लिए, क्या यहां 0 आएगा? पहले की तरह चल रहे हैं 0, इधर आने पे लैम्डा, फिर इधर आने पे 2 लैम्डा। बिल्कुल यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, तो यहां S2 से यहां जब पहुंचेंगे और S1 से यहां जब पहुंचेंगे तो ये 3 लैम्डा आ जाएगा। इस बार आ गया, पहले नहीं आया था। पहले क्यों नहीं आया था? क्योंकि स्क्रीन सामने था, वहां नहीं आ सकता था। थीटा 90 डिग्री पर बराबर वाला मिल सकता है, 3 लैम्डा मिल सका इस बार। क्यों मिल पाया? पिछली बार 3.5 लैम्डा नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि स्क्रीन सामने था। क्लियर है? तो इसलिए यहां 3 लैम्डा तो मिल जाएगी, क्योंकि इस बार हम बिल्कुल सामने नहीं, इधर आ गए। 3 लैम्डा वाला ब्राइट आएगा। अच्छा, जैसा इधर है वही सिचुएशन यहां आएगी। S1 से और S2 से जो लाइट जाएगी उनमें पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ थर्ड ब्राइट आ जाना है, तो जहां 2 लैम्डा और लैम्डा होगा वहां पर भी ब्राइट आने हैं। और इस तरह से 0 वाला इस तरफ भी आएगा, और लैम्डा और 2 लैम्डा, और यहां पर भी लैम्डा और 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आंसर्स रहेंगे। और अपन काउंट करके बता सकते हैं कि 12 ब्राइट हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपनी बात को करते हैं। तो जो हमने ये कहा है ना कि दोनों के बीच की दूरी के बराबर वाली वैल्यू क्यों नहीं आएगी, तो उसका जवाब मैंने दिया है कि क्योंकि स्क्रीन सामने है और वहां वो बराबर नहीं हो सकते। क्लियर हो गया भाई? ऑनलाइन पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने जवाब दिया। आगे हम बात करें, एक और सवाल देखते हैं। ऐसे ही एक और तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं जिसमें हमें 2 कलर की लाइट की बात की जाती है। उनको कैसे करना है, क्या सोचना है, वो बात करते हैं। यहां 2 स्लिट हैं, सामने स्क्रीन है। अब अगर मैं इधर 4000 की लाइट लेता हूं और यहां 5000 की लाइट लेता हूं, तो मैं तो जानता हूं कि कोहेरेंसी नहीं होगी। लेकिन ऊपर 4000 भी लिया और 5000 भी लिया, और यहां भी दोनों ही लाइट अवेलेबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर का 4000 और नीचे का 4000 अपना एक पैटर्न बनाएगा। ऊपर का 5000 और नीचे का 5000 भी अपना एक पैटर्न बनाएगा। यानी स्क्रीन पर अब हमें एक नहीं 2 पैटर्न मिले। अब उनमें क्या वो क्वेश्चन पूछेंगे, पहले मैं वो एक्सप्लेन करूं इनके पैटर्न को, और वे क्या क्वेश्चन बनेगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। अगर मैं मिड पॉइंट पर हूं तो मैं जानता हूं, जैसे 4000 वाला मैंने लिया, 4000 की लाइट इधर से आनी है, 4000 की ही लाइट इधर से आनी है। दोनों पाथ इक्वल हो गए हैं, और इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि पाथ डिफरेंस 0 है, तो 4000 वाली लाइट का यहां मैक्सिमा मिलेगा। क्या फर्स्ट ब्राइट भी आएगा 4000 का? आना है। कितना दूर? बीटा दूरी पे। बीटा कितना होगा? बीटा होगा, बोलिए, 4 कैपिटल डी बाई स्मॉल। सेकंड भी मिलेगा 2 बीटा दूरी पे, इसका डबल करूंगा तो 8 आ जाएगा। थर्ड 12 पे आएगा, 16 पे आएगा, 20 पे आएगा, नेक्स्ट 24 पे आएगा,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हम चले। अब अगर हम ये बात करें 5 वाले का, हम बात करें कि 5000 वाले का क्या होगा। क्या 5000 की लाइट जो इधर से चल के आएगी और इधर से भी चल के आएगी, तो क्या 5000 वाला भी यहां मैक्सिमा देगा? इसका मतलब मिड पॉइंट पर तो दोनों ही ने अपना मैक्सिमा दिया, मिड पे दिया। चलो अब इसके ब्राइट फिर बनाए। इसका पहला ब्राइट कहां बनेगा? तो जवाब आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू डी बाई डी। नेक्स्ट वाला 10 पे आएगा, उसके अगला 15 पर, उसके अगला 20। यानी कौन साइड करके एग्जाम में यही पूछते हैं कि सेंटर पॉइंट पर तो मैक्सिमा कौन साइड कर रहे हैं, बताइए। अब ये मैक्सिमा फिर से कब कॉन्साइड करेंगे, स्क्रीन पे कितना दूर जाकर इनके मैक्सिमा विल कॉन्साइड और ओवरलैप अगेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अब आप देख सकते हैं उस प्लेस पर 5000 वाले का तो फोर्थ है, तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 4 इंटू 5000 डी बाई डी। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 5 किसका फिफ्थ है वहां पर, 4000 वाले। तो चाहे यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, एक ही बात है। इस तरह का एग्जाम में वो हमसे सवाल पूछते हैं। अब इसको करने के लिए हमने तो पूरा ड्रॉ करके बना के देखा, पर एक सिंपल तरीके से भी ये सोच सकते हैं। ऐसे सोचिए, एक 5000 डिजिट है, दूसरी 4000 डिजिट है, आप 1000 कॉमन ले लीजिए, तो ये 5 और 4 रह जाएगा। और कुछ कॉमन निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना, बस। तो जहां 5000 वाले का 4 और जहां 4000 वाले का 5 होगा, वहां कॉन्साइड करें। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हर बार तो हम एग्जाम में ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक और सवाल करता हूं। एक वेवलेंथ है 5200, दूसरी वेवलेंथ है 7800। इनका मिक्सचर यहां भी है, यहां भी है। फिर वही क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, एट व्हाट डिस्टेंस देयर मैक्सिमास विल ओवरलैप अगेन। देख करके देखिए क्या कर रहे हैं आप। हाँ, इधर क्लियर है ऑनलाइन सब? देखिए, एक है 5200, दूसरा था 7800। अब इसको मैं सॉल्व करना है चार। आंसर है इसका इसका सेकंड नंबर और इसका थर्ड नंबर। कैसे, जिनको नहीं आया देखना एक बार। वही कॉमन लीजिए, इसमें 100 कॉमन आ जाएगा, ये 52 होगा, ये 78। और 13 फिर कॉमन ले लीजिए, 4 और 6। और फिर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 एंड 3। अब कॉमन आना बंद हो। अब 52 का सेकंड और 78 वाले का थर्ड। जहां इसका थर्ड बनेगा वहां इसका सेकंड बनेगा। तो अगर हमें आंसर लेना है तो मैं y इक्वल टू लिख लूंगा 2 इंटू बीटा, या ऐसा भी लिख सकता हूं 3 इंटू बीटा। इसका ऐसा, तो मैंने यही तो कहा, आप कॉमन लेके चलिए और लास्ट में जो रिमाइंडर रह जाए बस उससे आंसर ले आइए। ऐसा मैं करना है। हाँ, कोई बात पूछना है? क्लियर है? तो कॉमन लेकर के हम काम कर रहे हैं, हटाते जाएंगे, जो रिमाइंडर रह जाएगा बस हो गया।
आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 52 को 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, दोनों नंबर सेम आएंगे और इसीलिए वहां वो रिपीट हो जाएगा। ये तरीका है जिससे हम अपना आंसर लाते हैं। और मैं बात करता हूं, ये बहुत आता है एक सवाल एग्जाम में। देखिए, इसमें वेवलेंथ 2 ली थी हमने। अब मैं ऐसा करता हूं, यहां पर ये 2 स्लिट हैं और यहां हमने दोनों ही तरफ व्हाइट लाइट ले ली। दोनों तरफ जो लाइट ली है वो कैसी ली है? व्हाइट लाइट। यहां सामने स्क्रीन है, व्हाइट लाइट हमने ली है और अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें स्क्रीन पे क्या मिले। बात यह कि अब हमारे पास सातों कलर मौजूद हैं। अब ये तो मैं जानता हूं कि रेड कलर वाला वॉयलेट से इंटरफेरेंस नहीं देगा, पर रेड वाला रेड से तो देगा। तो ऊपर से जो रेड आया होगा, नीचे से जो रेड आएगा, तो यहाँ रेड का मैक्सिमा बनेगा। ऊपर से जो वॉयलेट आएगा, नीचे से जो वॉयलेट आएगा, उनमें मैक्सिमा मिलेगा। यानी स्क्रीन के मिड पॉइंट पर सभी 7 कलर अपना मैक्सिमा देंगे। इसका मतलब स्क्रीन के मिड पॉइंट पर सभी 7 कलर प्रेजेंट हैं और अपनी मैक्सिमा के साथ हैं। इसका अब 7 कलर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब मिड पॉइंट हमारा व्हाइट बनेगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट है, इसलिए ब्राइट बनेगा। तो हम कह सकते हैं व्हाइट लाइट लेने पर सेंट्रल पॉइंट व्हाइट और ब्राइट बनेगा। अब क्वेश्चन ये बनाएंगे और आगे क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि वॉयलेट कलर का लैम्डा सबसे कम है, तो उसका मिनिमा भी पहले आएगा, मैक्सिमा भी पहले आएगा। और रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा है, बीच में भी कलर हैं। तो चलो हम उनको बना के देखें। यहां पर वॉयलेट का मैक्सिमा है जो चलकर यहां 0 हुआ और फिर यहां मैक्सिमा हो गया। यहां वॉयलेट का 0 हुआ, फिर यहां वॉयलेट का मैक्सिमा हो गया। ठीक है, अब रेड का भी पैटर्न बना लेते हैं, दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाते हैं। बाकी कलर भी हैं, मौजूद हैं सब। पहले इसको एनालाइज करें कि इसमें क्या हुआ। यहाँ वॉयलेट सबसे ज्यादा है, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, यहाँ वॉयलेट खत्म हो गया, फिर वॉयलेट आने लगा, वॉयलेट आने लगा, वॉयलेट आने लगा। यही तो हुआ ना। क्या मिड पॉइंट पर सभी के मैक्सिमा थे? सभी बराबर ट्रेवल करके गए थे, सबके लिए पाथ डिफरेंस 0 था। चलो रेड का भी मैक्सिमा है यहाँ। रेड का मिनिमा लेकिन दूर और मैक्सिमा तो और दूर इस तरह से आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा है। तो एक बात तो ये बनी कि सेंटर मेरा वाइट बना और ब्राइट बना। पर अब मैं सेंटर से मैं आपसे पूछता, पहला मैक्सिमा किसका आएगा? पहला मैक्सिमा किसका आएगा? रेड कलर का है, वायलेट कलर का? वायलेट कलर। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप ये बताओ कि पहले हमें सेंटर से जब हम दूर जाएंगे तो पहला कलर हमें कौन सा दिखेगा? सेंटर से दूर हटते ही पहला कलर हमें कौन सा दिखेगा? वॉयलेट या रेड? और इसका आंसर है रेड। अब मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे एक बात, मुझे इसको छोड़ के एक सिंपल बात करो। मान लो सातों कलर हैं, तो आपको व्हाइट दिख रहा है।
और ब्लू खत्म हो गया तो क्या बचा? रेड। तो जहां ब्लू खत्म हो गया और रेड खत्म नहीं हुआ तो वहां रेड दिखेगा ना। बस यही तो हुआ कि जैसे ही हम सेंटर से गए ब्लू खत्म होने लगा, कम हो रहा है, देखो खत्म तो रेड भी हो रहा है, पर यहां जाते जाते ब्लू ने तो कहा मैं तो जीरो हो गया, पर क्या रेड भी जीरो हो गया? रेड इतनी इंटेंसिटी में है ना, रेड खत्म नहीं हुआ है ना, तो दिखेगा नहीं क्या रेड? तो वही तो दिखा है। मैंने ये थोड़े ना कहा कि रेड इसलिए दिखा है कि वो मैक्सिमा है। मैंने तो इसलिए कहा कि इस जगह पर जाते जाते जहां ब्लू का मिनिमा आया वहां ब्लू पूरी तरह खत्म हो चुका और रेड खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो रेडिश दिख रहा है। तो पहला कलर जो हमें दिखेगा वो रेडिश दिखेगा, और वो भी वहां जहां ब्लू का मिनिमा है। पर मैक्सिमा किसका पहले आएगा अगर ये क्वेश्चन है तो वॉयलेट का है। ये पहला जो रेड दिखा वो इसलिए नहीं दिखा कि रेड का मैक्सिमा है, नहीं भाई, रेड का मैक्सिमा तो दूर आएगा। पर वो दिख क्यों गया? क्योंकि वहां ब्लू नहीं था, खत्म हो चुका था, और रेड खत्म नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। तो ये सवाल को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में आए तो, और आता ही है कि सेंटर से पास में सबसे ब्राइट किसका पहले आएगा, तो वायलेट देना है। पर अगर ये पूछ लें कौन सा कलर पहले दिखेगा तो जवाब रेड देना। हाँ 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 बिल्कुल, पर वो कम क्वांटिटी में, रेड से तो कम ही है। ओवरऑल रेडिश बोला हूं मैं, इसलिए रेड नहीं बोला, मैंने एक वर्ड चेंज किया हल्का सा। वहां ऑरेंज, येलो, रेड, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए रेडिश चेरी लुक आ जाएगा वहां, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए प्योर रेड सोच रहे हो तो वो बात नहीं है। और कोई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे हम सोच रहे हैं? मिनिमा तो दिखता नहीं है कभी, मिनिमा तो अंधेरा होता है, दिखता थोड़ी है। मैक्सिमा वायलेट का पहले दिखेगा, मिनिमा आएगा उससे, बिल्कुल आएगा, तभी तो वहां रेडिश दिखा है। कोई चीज मिनिमा होती है गायब हो जाती है तो दिखती थोड़ी है, वहां जो बचा हुआ रहता है वो दिखता है। तो जहां रेडिश में कह रहा हूं वहां वायलेट का मिनिमा है, और मिनिमा पहले आया है, पक्की बात है। जिसका लैम्डा कम होता है उसका मिनिमा भी पहले आएगा, मैक्सिमा भी पहले आएगा, इसमें क्या डाउट हो सकता है? हाँ बोलिए। सबका, क्योंकि सभी लाइट बराबर बराबर चल के यहां से आ रही है। रेड की भी कहेगी मैं भी बराबर बराबर चल के आ रही हूँ, मेरे में पार्ट डिफरेंस नहीं है, मैं मैक्सिमा दूंगी। भाई दोनों चल के तो यहीं से आएंगे ना, रेड भी यहीं से आएगा तो वॉयलेट भी यहीं से आएगा। क्या अलग अलग चल रहे हैं क्या दोनों ही? पार्ट डिफरेंस नहीं है ना, तो मैक्सिमा देंगे ना। क्यों मैक्सिमा नहीं देना चाहिए, यूं सोचिए आप। तो लैम्डा से कोई मैक्सिमा मिनिमा की जगह को क्या फर्क पड़ता है? मैक्सिमा मिनिमा तो फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस से आता है ना। पहला मैक्सिमा जरूर अलग अलग जगह आएगा, अभी बनाया था अपन ने। जिसका लैम्डा कम होता है उसका पहले मैक्सिमा आएगा, और जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसका मैक्सिमा बाद में आएगा। ये पढ़ा है हमने। बीटा विड्थ लैम्डा पे डिपेंड करती है, मैक्सिमा मिनिमा तो फेज से आता है, पाथ से आता है। और बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट? तो ये क्वेश्चन आता है, और बात करता हूं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और हमारा आता है, कई बार एक फिल्म रखने की बात आती है, पाथ में एक फिल्म रख देते हैं, उससे भी वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या कंसेप्ट है, पहले मैं फिल्म की प्रेजेंस से क्या होता है पहले वो समझाता हूं, और फिर वाइट डीएससी में उसका कैसे हम यूज कर रहे हैं वो मैं समझाता हूं। देखिए मान लीजिए यहां पर ये डी डिस्टेंस है,
और डी डिस्टेंस में फ्री स्पेस है। डी डिस्टेंस में क्या है? फ्री स्पेस। हेलो, हाँ, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। खास बात, आपस में बातचीत तो चल, मंथन चल रहा है कुछ नहीं? हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे ना बोलो कि मुझ तक आवाज पहुंच जाए। नहीं, तो डी डिस्टेंस है और यहां बेटे अपन ने फ्री स्पेस मान ली। हम जानते हैं फ्री स्पेस से तो वेलोसिटी सी होती है। वेवलेंथ लैम्डा ले रहा हूं, फ्रीक्वेंसी न्यू ले रहा हूं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को कितना टाइम लगा होगा, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को कितना टाइम लगा होगा, तो आपका जवाब आएगा टाइम तो लगेगा d/c। फिर मैं आपसे पूछता हूं इस स्पेस में d दूरी में कितनी वेव्स एकोमोडेट हुई, हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन दिस डिस्टेंस d। तो आप कहेंगे कि सर वन वेव रिक्वायर्स लैम्डा डिस्टेंस, वेव लेंथ ऑफ ए वेव is lambda. That means one wave will require lambda space and available space is d. So how many number of waves? D by lambda. So number of waves will be d by lambda. Okay. Now let us fill this gap d with a medium of refractive index mu. मीडियम इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब मैं अगर आपसे कहता हूं अब क्या चेंजेस आ गए, तो आप कहेंगे सर देखो एक मेजर चेंज तो यह आया कि वेलोसिटी अब c/μ हो गई और वेलोसिटी के इफेक्ट से लैम्डा भी λ/μ हो गया। हालांकि फ्रीक्वेंसी और कलर इसमें नो चेंज, क्योंकि कलर और फ्रीक्वेंसी तो सोर्स से आती है इसलिए वो तो चेंज नहीं होगी, पर लैम्डा चेंज हो चुका है, वेलोसिटी चेंज हो गया। अब अगर मैं ये आपसे पूछता हूं कि लाइट को ये डिस्टेंस कवर करने में अब कितना टाइम लगेगा, तो आपका जवाब आएगा डिस्टेंस d है और वेलोसिटी v है तो इतना टाइम लगेगा। फिर मैं आपसे कहता हूं अब इसी दूरी में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। बोले सर देखो लैम्डा कम हो गया है, वेव छोटी हो गई है तो ज्यादा आएंगी, वेलोसिटी भी कम हो गई थी तो टाइम भी ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ वेव्स आएंगी d/λ'। चलो टाइम और दोनों को देखें तो d v होता है c/μ, म्यू इंटू d/c, d/c मेरे पास t है यानी म्यू इंटू टी। ऐसे नंबर ऑफ वेव्स देखें λ' है λ/μ यानी म्यू टाइम्स ऑफ d/λ मीन्स म्यू टाइम्स ऑफ n। तो आप देखिए जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो भी n टाइम्स म्यू टाइम्स हो गई हैं और लगने वाला टाइम भी म्यू टाइम्स हो गया। कितनी वेव्स अब ज्यादा आने लग गई हैं इस दूरी में, पहले n आया करती थी अब तो म्यू n आती हैं, तो कितनी अब ज्यादा वेव आने लग गई, नंबर क्या हो गया, कितना चेंज हो गया, तो जवाब आएगा μn माइनस n। तो म्यू -1 इंटू n, तो जवाब आ गया म्यू -1 और n की वैल्यू है d/λ। तो इतनी नंबर ऑफ वेव्स हमारी ज्यादा आने लग गई। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में यहीं से आ जाता है, हालांकि YDSC का नहीं है पर जनरल क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, जैसे वो आपसे पूछेंगे कमरे में की लंबाई 10 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी है 10 मीटर है
और उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी उन्होंने डी की वैल्यू 10 मीटर दे दिया और 5000 लैम्डा दे दिए। फिर वो हमसे पूछते हैं एग्जाम में, इस कमरे में अचानक धुआं भर गया और स्मोक की प्रेजेंस की वजह से आने वाली नंबर ऑफ वेव्स का काउंट 100 बढ़ गए। नंबर ऑफ वेव्स कितनी बढ़ गई? 100 बढ़ गई। यानी हमें उन्होंने डेल्टा एन की वैल्यू 100 दे दी और आपसे पूछेंगे बताओ स्मोक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या वो हमसे यूं पूछ लेंगे बेटे स्मोक का इंडेक्स दे देंगे और पूछ लेंगे अब कितनी वेव ज्यादा आएंगी। इस तरह की वो कोई क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछते। तो एक तो मैं मीडियम की प्रेजेंस में क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक तो लाइट स्लो हो जाती है तो टाइम बढ़ गया है, म्यू टाइम्स हो गया है, और एक लैम्डा कम हो गया है तो नंबर ऑफ वेव जो आने वाली थी उनका नंबर भी बढ़ गया है। कितना टाइम्स हो गया? म्यू टाइम। अब जैसे मान लो कभी अपने को किसी जगह जाने में 10 मिनट लगते हैं और अब 15 मिनट लगने लगे तो हम कहेंगे अरे यार ये तो रास्ता तो 1.5 गुना हो गया। तो टाइम बढ़ जाता है तो म्यू टाइम्स ये हो गया है तो हमें लगने लगेगा कि रास्ता तो म्यू टाइम्स नहीं हो गया। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि ऑप्टिक्स टाइम से मैनेज होती, क्योंकि लगने वाला टाइम म्यू टाइम्स हो गया है और नंबर ऑफ वेव जो इस जगह पे आती थी उनका नंबर भी म्यू टाइम्स हो गया है। तो ऐसा अपियर हो रहा है जैसे ये हमारी जो डिस्टेंस डी थी वो अब म्यू डी की तरह बिहेव करने लगी। यानी जो पाथ है सॉरी, जो डी था वो म्यू डी की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो चेंज आया है ऐसा लगता है म्यू -1 इंटू डी। तो मीडियम की प्रेजेंस ने इस पाथ को बदल दिया है, बढ़ा दिया है। अब ये डी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये अब म्यू डी की तरह बिहेव कर रहा है मीडियम की प्रेजेंस में जैसे ही बढ़ गया है। इसको मैं एक और तरह से समझाता हूं। जैसे मान लो यहां 10 सेंटीमीटर दूर है, कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर दूरी ग्लास की है, और इसमें मैंने जो ग्लास फिल किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो ये 10 है, लेकिन ऑप्टिक्स ये फील करेगी कि ये म्यू डी यानी ये हो गई 14 सेंटीमीटर। यानी जो 10 सेंटीमीटर फ्री स्पेस थी जिसमें हमने ग्लास डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, अब वो इफेक्टिवली ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो 14 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब ये है कि 14 सेंटीमीटर फ्री स्पेस में लाइट चले और 10 सेंटीमीटर ग्लास में लाइट चले उसको टाइम बराबर लगता है। इसका यह मतलब हुआ कि 14 सेंटीमीटर फ्री स्पेस में जितनी वेव्स आती हैं उतनी वेव 10 सेंटीमीटर ग्लास में आ जाएगी। इसका ये मतलब यानी 10 सेंटीमीटर ग्लास और 14 सेंटीमीटर फ्री स्पेस ऑप्टिक्स के हिसाब से बराबर है, क्योंकि उनमें टाइम बराबर लगता है, उनमें नंबर ऑफ वेव्स इक्वल आती हैं। तो ऑप्टिक्स को तो टाइम से में मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यह 10 सेंटीमीटर ग्लास कितने सेंटीमीटर वाटर के इक्विवेलेंट है ऑप्टिकली, किसमें? ऑप्टिकली किस, तो मान लो आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, तो इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी है? 14। और मुझे ऑप्टिकल पाथ लेंथ अब 14 किसकी चाहिए? वाटर की। तो वाटर की होती है म्यू इंटू एक्स, म्यू एक्स कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई 42/4, 10.5 सेंटीमीटर।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 सेंटीमीटर फ्री स्पेस, 10 सेंटीमीटर ग्लास और 10.5 सेंटीमीटर वाटर ऑप्टिकली इक्वल है। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर फ्री स्पेस चलने में ग्लास के, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, उसका 10 सेंटीमीटर चलने में और वाटर का 10.5 सेंटीमीटर चलने में टाइम बराबर लेता है, टाइम बराबर लगता है। या यूं कह सकता हूं, फ्री स्पेस के 14 सेंटीमीटर में, ग्लास के 10 सेंटीमीटर में और वाटर के 10.5 सेंटीमीटर में आने वाली वेव्स का नंबर सेम होता है। ये तीनों लेंथ ऑप्टिक्स के हिसाब से इक्विवेलेंट हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इन सब बात के बाद कि जैसे मेरे पास कहीं पहले 10 सेंटीमीटर फ्री स्पेस थी और मैंने मान लो वहां ग्लास डाल दिया 1.4 इंडेक्स का, तो ऐसे मान के चलो जैसे आपने वो दूरी 10 की जगह 14 कर दी। यानी एक तरह से मान के चलो आपने वो दूरी ऑप्टिक्स के हिसाब से बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी? 4 सेंटीमीटर। 10 की वैल्यू 14 कर दी। तो ऑप्टिक्स में हमने ये बात समझा, इस पूरे डिस्कशन में हमने ये बात समझा कि मीडियम प्लेस करने से, फिल करने से ज्योमेट्रिकल लेंथ, ऑप्टिकल जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऑप्टिकल लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ से ज्यादा मिलती है, क्योंकि लाइट को टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि लाइट के वेव जो वहां आ पा रही हैं उनका नंबर ज्यादा आ रहा है, तो यानी वो स्पेस ऑप्टिकली बढ़ गई है। तो ये मैंने आपको केवल अभी YDSC का इसमें कहीं रोल नहीं था, अभी सिर्फ मैंने इतना सा सिखाया कि व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो मीडियम रखने से क्या हुआ? ऑप्टिकल पाथ लेंथ कम हुई या ज्यादा हुई? ऑप्टिकल पाथ लेंथ कम हुई या ज्यादा हुई? ज्यादा हुई। अगर x डिस्टेंस में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम डाल दें तो ऑप्टिकली कितना हो जाता है? म्यू एक्स। कितना बढ़ जाता है? कितना बढ़ जाता है? म्यू -1 इंटू एक्स, म्यू एक्स माइनस एक्स, यानी म्यू -1 इंटू एक्स। इस तरह की हम बात करना चाहते हैं। अब मैं इस पूरे डिस्कशन को यूज करना चाहता हूं YDSC में, कि वहां इसका कैसे यूज करना है। यहां तो कोई डाउट किसी को? हाँ बोलिए। <<1 आज तक किसी का है क्या? फिर स्पेस से कम म्यू तो किसी का होता ही नहीं। क्या फिर स्पेस से कहीं लाइट तेज चलती है? तो फिर कम कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहले ही लेक्चर में कह चुका हूं, सभी मीडियम का म्यू फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में तो 1 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि सभी मीडियम में लाइट फ्री स्पेस के कंपैरिजन में तो स्लो ही चलती है। म्यू होता है हमारे पास C/V। क्लियर है? तो C तो ज्यादा ही है ना, तो म्यू ज्यादा ही आएगा। और बोलिए। हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। ऐसे सोचना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। म्यू कम बोलने में तो बोला ही जा सकता है ना, पर एक बार फिजिक्स से सोचो तो सही कि म्यू 1 से कम हो सकता है क्या? नेक्स्ट, चलिए इसका YDSC में यूज करते हैं। देखिए इसमें ये 2 स्लिट है हमारे पास, सामने स्क्रीन है, दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, दोनों के फेज सेम है। यहां से लाइट आई, यहां से भी लाइट आई, क्या दोनों रास्ते बराबर है?
क्या पाथ इक्वल है? तो डिफरेंस क्या हुआ? 0। इनिशियल फेज डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। पाथ डिफरेंस भी नहीं है ना। तो जहां सुपर इंपोज होगा वहां फेज डिफरेंस 0। यानी यहां क्या मिलेगा? मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा। अब आप देखिए, यहां जब सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, अब हमने एक फिल्म ली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस एक्स है, और वो एक स्लिट के सामने मैंने रख दी। दोनों के सामने नहीं रखी, एक के सामने रखी। तो क्या अब ये दोनों रास्ते बराबर हैं या ऊपर वाला बढ़ गया? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? म्यू -1 इंटू एन। तो इसकी प्रेजेंस ने ऊपर वाले रास्ते को इतना बढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं जो एक्स था वो म्यू एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और इतना उसमें चेंज आ गया है। क्लियर है? यानी पाथ डिफरेंस आ गया है। तो फिर जहां सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, अब वहां पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी आएगा, और फेज डिफरेंस है तो मैक्सिमा तो अब 0 तो नहीं आएगा, है ना भाई? फेज डिफरेंस 0 तो नहीं रहा ना। 0 होता तो सेंट्रल मैक्सिमा होता। तो इस जगह अब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं। तो अपने आप इक्वेशन बना। अब यहां क्या है? तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी। अब डेल्टा एक्स जो है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा है। ये वैल्यू कितनी है? लैम्डा है। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये लैम्डा बढ़ गया। तो फेज का डिफरेंस कितना आ गया भाई? पाई आ गया या 2 पाई? पाई या 2 पाई? 2 पाई आए। अब 2 पाई का मतलब मैक्सिमा या मिनिमा? लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये पॉइंट मैक्सिमा रहा, पर सेंट्रल नहीं, फर्स्ट रहा। बाय द वे 2 लैम्डा होता तो सेकंड मैक्सिमा, एन लैम्डा होता तो nth मैक्सिमा। अच्छा, ये भी हम क्यों सोचे बेटे कि लैम्डा का मल्टीपल ही रहेगा? बाय द वे मैं आपसे कहता है कि नहीं, ये तो लैम्डा बाई 2 है। तो लैम्डा बाई 2 है तो पाई आ जाता, यानी फर्स्ट मिनिमा आ जाता। तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, हमें जानना पड़ेगा कि ये वैल्यू है कितनी। तो अब अगर हम कैसे सोल्व करें जानने के लिए, तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो, जब हम स्क्रीन पे जानना चाहते थे कि वाई दूरी पे क्या मिलेगा, तो हम कैसे करते थे? वाई में बीटा का डिवाइड करते थे। बीटा का क्यों? एक फ्रिंज में को बीटा जगह चाहिए। अब ये मामला स्क्रीन पे चलने का नहीं, ये मामला पाथ के डिफरेंस का है। पाथ का डिफरेंस हम लैम्डा की टर्म्स में जानते हैं। इसका मतलब लैम्डा का अगर मैं इसमें डिवीजन कर दूं, क्योंकि पाथ डिफरेंस की बात है, तो म्यू -1 इंटू एक्स बाई लैम्डा सोल्व करूं, और बाय द वे वो 1 आया, तो मैं कह दूंगा ये वैल्यू लैम्डा है। ये 2 आया तो मैं कह दूंगा ये वैल्यू 2 लैम्डा है। n आया तो मैं कह दूंगा ये वैल्यू n लैम्डा है। 1.5 आया तो कह दूंगा कि ये वैल्यू 1. तो इसका मतलब मेरा काम ये है कि मैं सॉल्व करके निकाल लूं और n नंबर ढूंढ लूं। बाय द वे n मान लो आया 2.5। n कितना आया? 2.5 आया। तो मैं तुरंत कह दूंगा कि ये 2.5 लैम्डा है। और अगर ये 2.5 लैम्डा है तो इसका मतलब यहां पे थर्ड नंबर का डार्क है। तो सेंट्रल पोजीशन पे 2 तो पूरा हो गया, और 0.5 डार्कनेस को बताता है 180 डिग्री। तो थर्ड नंबर का डार्क अब सेंट्रल पॉइंट पे मिलेगा।
तो मैं इस नंबर को देखकर अब बता सकता हूं कि सेंट्रल लोकेशन पर अब मुझे क्या मिलेगा, डार्क या ब्राइट, और किस नंबर का। तो एक लॉजिकल तरीके से हमने बात की, पर एक क्वेश्चन और दिमाग में और आया कि चलो ठीक है सर, एन निकाल के तो मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ क्या मिलेगा, पर अब हमें ये बताओ कि वो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ गई। सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मान लो हमने सोचा नीचे शिफ्ट हुआ, लॉजिकल चलते हैं अपन तो बात करेंगे, पर पहले ये बताओ क्या सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है। बोले साहब दोनों रास्ते बराबर होते हैं, दोनों रास्ते बराबर हो वो सेंटर आता है। अब इनमें कौन बड़ा था, ऊपर वाला। क्यों बड़ा हो गया था, बोले फिल्म ने बड़ा कर दिया था। अब अगर मैं नीचे आ जाता हूं यहां, तो अब ऊपर वाला रास्ता और बढ़ गया है, तो वो पहले से बड़ा हुआ था, फिल्म ने बड़ा रखा था, वो तो और बढ़ गया। हम तो बराबर करने की बात चले थे, बराबर करने का सोच रहे थे, हमने तो और उल्टा नुकसान कर दिया, उसका और बढ़ा दिया। इसका मतलब वो पॉइंट नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। तो एक लॉजिकल तरीके से हम जवाब दे पा रहे हैं अब कि भाई वो ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं। अब जैसे हम ऊपर की बात सोचेंगे, यहां मान लीजिए हम ऊपर ये पॉइंट हमने लिया, क्या अब ये रास्ता S2P क्या अब S1P से इतना एक्स्ट्रा है, बढ़ गया ना, ड्यू टू इंक्लिनेशन। अब मैं कहूं कि अगर वहां सेंट्रल ब्राइट है, लॉजिक देखना, अगर वहां सेंट्रल ब्राइट है तो क्या ये दोनों बराबर है ऑप्टिक्स के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से तो बड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, इसको तो स्लैब ने बढ़ा दिया और इसको तिरछेपन ने बढ़ा दिया, और ये दोनों बराबर बराबर बड़े हैं तो बराबर हो गए होंगे, और इसलिए वहां सेंटर आ गया होगा। तो बताओ ये डेल्टा एक्स कितना है, वही जो ऊपर वाला है, बस ये जवाब देना है। तो ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये जो डेल्टा एक्स है इसका मतलब ये है म्यू -1 इंटू एक्स। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई स्क्रीन पर हम कितना दूर गए, कितना शिफ्ट हुए, तो हम सब जानते हैं y/d इक्वल टू स्मॉल डी। तो y आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल रहा हूं, म्यू -1 इंटू एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि हम स्क्रीन पर हमारा सेंट्रल ब्राइट कितना दूर जाएगा। या मैं ऐसा भी सोच सकता था, और सीधा तरीका, मान लो ये रेशियो लिया 2.5 आया था, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है बताओ, 2.5 लैम्डा। और जब ये वैल्यू 2.5 लैम्डा है तो ये वैल्यू भी, और 2.5 लैम्डा पे तो थर्ड आर्क आता था, लैम्डा पे फर्स्ट आता था, 2 लैम्डा पे सेकंड आता था, 2.5 पे तो थर्ड आर्क आता था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सेंट्रल ब्राइट थर्ड आर्क पे चला गया। बोले सर आपने तो कहा था यहां थर्ड आर्क आ गया, अब आप कह रहे हो ये थर्ड आर्क पे चला गया। अरे ये दोनों बातें हुई, हुआ ये सेंट्रल ब्राइट था, नीचे थर्ड आर्क था, ऊपर थर्ड आर्क भी रहा होगा, तो नीचे वाला थर्ड आर्क तो आ गया सेंटर पे, और सेंटर वाला चला गया ऊपर के थर्ड आर्क। यानी पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हुआ बाय हाउ मेनी फ्रिंजेस, 2.5 फ्रिंजेस। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बात करो। तो स्लेब रखने से क्या असर आता है, कितना शिफ्टिंग होती है, किस तरफ शिफ्टिंग होती है, ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको यहां समझाई। अब
एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें कोई डाउट है तो बात करो। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? ऐसे मैं आपसे कहूं, यहां 2 स्लिट है और सामने स्क्रीन है, सामने स्क्रीन। ये रास्ता इस रास्ते के बराबर है, सेंटर ब्राइट यहां है, ऊपर भी एक फिल्म रख दी है x1 थिकनेस की, μ1 इंडेक्स की, नीचे भी एक फिल्म रख दी है μ2 इंडेक्स की, x2 थिकनेस की। इंडेक्स अलग अलग, थिकनेस अलग। अब मैंने आपसे अगर ये कहा क्या ये सेंट्रल ब्राइट अभी भी अपनी ही जगह पर है, सेंट्रल ब्राइट अभी भी अपनी ही जगह पर है, तो मुझे ये बताइए कि अंडर व्हाट कंडीशन सेंट्रल ब्राइट विल नॉट शिफ्ट? तो ऑप्शंस आर x1 इक्वल टू x2, t1 इक्वल टू t2, सॉरी μ1 इक्वल टू μ2, या μ1 x1 इक्वल टू μ2 x2। ये भी गलत है, सही है μ1 -1 इंटू x1 इक्वल टू μ2 -1 इंटू x2, क्योंकि दोनों के रास्ते हमारे बराबर बराबर बढ़े। भाई जो जितना चेंज ऊपर आया उतना ही चेंज नीचे है, तो दिस विल नॉट शिफ्ट इफ μ1 -1 इंटू x1 इज इक्वल टू μ2 -1 इंटू x2। क्लियर? और अब हम कह सकते हैं बाय द वे ये ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बाय द वे ये ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और नीचे ये क्वांटिटी ज्यादा हुई तो अच्छा फिर पूछ लेंगे वही बात, कितना जाएगा? तो क्या करें, माइनस कर लो, डिफरेंस आ गया। मान लो ये बड़ा है, इसमें से हटा दो, जो वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड कर दो, लैम्डा से, और क्या निकाल लो, नंबर, और जो नंबर आएगा उतना शिफ्ट होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो दोनों बराबर बराबर इंक्रीज हुए तो शिफ्ट ही नहीं होगा, एक ज्यादा बढ़ गया तो जिधर का रास्ता ज्यादा इंक्रीज होगा पूरा ही पैटर्न उसी तरफ शिफ्ट होगा। इस तरह से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं? आ गई? क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। देखो अपन कितने आराम से बात करते हैं, कोई डाउट है तो बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ ही तरह की कोई फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस बात इतनी है, ध्यान से समझना पड़ता है, रट नहीं सकते, रट के काम नहीं, वजन कुछ नहीं है, समझो जवाब आए। वो देख रही है। अब मैं बात करता हूं, एक और तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां 2 स्लिट है, ये 2 स्लिट है और सामने स्क्रीन है। अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम कर रहे थे उन सब में हमने कहा था कि दोनों के इनिशियल फेज सेम है, ऐसा हर बार हम कह के और काम करते रहे अभी तक। पर आप जानते हैं 1 से 2 बनाते समय ऐसा हो जाता है कि दोनों के फेज सेम ना हो, उसका क्या असर पड़ता है, अब हम इस पर बात करते हैं। मान लीजिए यहां का जो फेज है वो साइन ओमेगा टी है और यहां का फेज इक्वेशन में है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। दोनों के फेज सेम नहीं है। अब जब दोनों के फेज सेम नहीं है पर दोनों बनाए एक से ही हैं,
कोहेरेंसी तो है पर इनिशियल फेज सेम नहीं। अब क्या किया जाए? अगर मैं मिड पॉइंट ओ पर आता हूं तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल होने से पाथ डिफरेंस तो 0 है। और नॉर्मली यहां सेंट्रल ब्राइट मिल भी जाता था, पर वो इसलिए मिल जाता था क्योंकि हम कहते थे भाई पहले भी डिफरेंस 0 है और अब भी 0 होगा। लेकिन दिस टाइम दोनों के इनिशियल फेज में तो डिफरेंस है, और जब दोनों के इनिशियल फेज में डिफरेंस है तो जहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा है वहां पर उतना ही तो उनमें डिफरेंस मिलेगा ना। जो था खत्म तो नहीं हुआ भाई, रास्ते तो बराबर ले लिए थे, पाथ में तो अंतर था नहीं, तो नया तो कुछ क्रिएट हुआ नहीं फेज का डिफरेंस, पर जो भी इनिशियली था वो तो रहेगा ना, वो कहां जाएगा। तो अब यूं कह सकता हूं मैं कि मेरे मिड पॉइंट पर जब जो ब्राइट हम सोच रहे थे वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब फेज का डिफरेंस आ गया। कितना आया? π/3। अब लॉजिक लगाएंगे, π/3 60 डिग्री। क्या आंसर बोलूं? 3i0। देखिए हमारी वेक्टर से हम कितना तेज हो गए। अगर हम वेक्टर, अब कई फार्मूला हम सोचते भी नहीं है, वरना हम उसी में उलझे रहते थे कि यार इसका क्या करें। जबकि हमने केवल वेक्टर स्टडी किया ढंग से, तुरंत √3 अब हमें क्लिक करता है। तो आप तुरंत कहेंगे सर यहां तो अब इंटेंसिटी 3i0 आएगी। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई चलो ठीक है, सेंट्रल ब्राइट पोजीशन, सेंट्रल पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट नहीं आया, तो अब ये तो बताओ कि वो सेंट्रल ब्राइट गया कहां, ऊपर या नीचे? तो अच्छा देखो कौन पीछे इनमें, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला फेज में पीछे है ना, या नहीं है? अब अगर बाय द वे मैं नीचे आ जाता हूं तो क्या उसको ज्यादा चलना पड़ता? तो और पीछे रह जाता। जो ज्यादा चलता है वो पीछे रहता है फेज में, याद है आपको? क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, लेट एनर्जी पहुंचती है, वो और पीछे रह जाता है। तो यार अपन तो पीछे वाले को और पीछे कर देंगे तो बराबरी कैसे करेंगे? इसका नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। और ऐसी जगह जाना है कि ये एक्स्ट्रा चले। ये लाइट कौन सी लाइट? जो नीचे से आ रही है, और एक्स्ट्रा इस तरह से चले कि ये जो इसकी लीड है वो बैलेंस हो जाए। कितनी की लीड है? कितना एक्स्ट्रा चलना है? λ/6। λ/, जानते हैं ना, लैम्डा से 2 तो π/3 के लिए λ/6। और λ/6 में क्या आता है? β/6। यानी अपना सेंट्रल फ्रिंज वहां चला जाएगा जहां कितना दूर? β/6 दूरी। सवाल हो गया, क्लियर हुआ? तो कोई कुछ लिखा ही नहीं, सवाल तो हो गया। यही कैलिबर चाहिए। ऐसे लिख लिख के फॉर्मूले ढूंढ ढूंढ के टाइम नहीं बचता है, उसके लिए दिमाग तेज दौड़ना चाहिए। तुरंत समझ में आ गया, π/3 दिखते ही हमने पूरी कहानी कह दी कि सेंटर पे क्या हुआ, सेंटर किधर गया और कितना गया। और लिखा एक लाइन नहीं, देखो आप बोर्ड पे 3 सवाल कर डाले। तो ये चीज कब, और सब अपन ही कर रहे हैं, कोई दूसरा भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं मैं कर रहा हूँ, आप लिखवा रहा हूँ कि लिखो यार ऐसा होता है। याद तो हम कर रहे, हम तो समझ के बात करने क्या हुआ, कौन आगे कौन पीछे, कैसे रहा, किधर जाना है, कितना जाना है, हम ही डिसीजन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए एक और सवाल करते हैं। यहां पर 2 स्लिट है और पीछे यहां एक सोर्स स्लिट है। यहां सामने स्क्रीन है। अब अगर ये मिड में होती है तो अब मैंने बताया था कि दोनों के फेज सेम होते हैं, याद आ रहा है आपको? मिड में होती है तो, लेकिन मिड में नहीं हो तो पाथ का अंतर आ जाता है। तो मैं ये वो ही कर रहा हूं। मान लो ये स्लिट थोड़ा ऊपर है,
और ये रास्ता x1 है और ये रास्ता x1 प्लस लैम्डा बाई 3 कितना है, x1 प्लस लैम्डा बाई 3 है। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूं क्या ये x1 प्लस लैम्डा बाई 3 है, तो क्या ये दोनों में फेज डिफरेंस होगा? क्या होगा? कितना होगा? लैम्डा बाई 3, 2 पाई बाई 3, 360 बाई 3, 120 डिग्री का अंतर है। कितना? 120 डिग्री का अंतर है। कहां पर? सेंटर पे। सेंटर पे तो आएगी। सेंटर पे उनमें, सेंटर पे जब जाओगे यहाँ, ये रास्ता इस रास्ते के बराबर, तो इन दोनों में अंतर कितने डिग्री का आ रहा है? 120 डिग्री। ये लेग कर रही कि लीड कर रही है? हाँ, लेग के लीड। लेग ज्यादा चल के आया, पीछे रहता है। तो इसका मतलब अगर इसकी इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, तो इसकी इक्वेशन आएगी साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई 3। 120 डिग्री लेग करेगी, लीड नहीं करेगी, एक्स्ट्रा चल रही है। समझ में आई बात? अब मैं आपसे पूछूं, हाँ हाँ, वहां एंगल लिखा तो एंगल से मैं प्लस था तो लीड करना लिखेंगे, जो लिखा है उसको बोलेंगे। तो क्योंकि उसमें +5/3 लिखा हुआ है इसलिए लीड कर रहे हैं। बात कहाँ, पीछे का बात की कहाँ बात कर रहे हैं? आगे ले जाएंगे तो उसको पीछे तो किया, वहां कर तो दिया एक्स्ट्रा चला के। तो जो भी एक्स्ट्रा चलेगा वो एक्स्ट्रा पीछे रहेगा। इसको भी तो एक्स्ट्रा पीछे करना था, इसलिए इसी के लिए तो इसको इधर ज्यादा चलवाया। तो बात तो कहाँ अंतर आ रहा है? बिल्कुल वही बात कह रहे हैं हम, तो बार बार वही कह रहे हैं, ज्यादा चलो पीछे रह जाओगे फेज में। ये आगे था, हमने कहा तुम आगे मत रहो, तुम इसके साथ आओ, तो इसको एक्स्ट्रा चलवाओ। ये एक्स्ट्रा चल गया तो पीछे रह गया। यही तो कह रहे हैं, कौन सी गलत बात कर रहे हैं? पर यही तो हम कहना चाह रहे हैं कभी। हाँ, पहले ये वाला नहीं, ये पहले आ गया होगा। हाँ, वो लेट हो गया होगा इसलिए पीछे रहा है, यानी इसको बनाते समय वो स्लिट नीचे रह गई होगी। हुआ होगा ऐसा, हमने नहीं लिखा उसको कि क्यों हुआ ऐसा, हमने तो बता दिया कि हाँ ऐसा है। और कोई बात? और कोई क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में? बात करेंगे। क्लियर है भाई? हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि अब सेंट्रल पॉइंट पर ब्राइटनेस क्या होगी? तो जो डिफरेंस तो 0 है, तो यहां जो डिफरेंस है फेज का वही यहां आएगा 120 डिग्री। तो वो जो आई नोट बोल रहे थे ना, वो यहीं की तो इंटेंसिटी हो गई। कहां की? एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। कहां? सेंटर पॉइंट। जबकि नॉर्मली यहां क्या होता था? 4 आई नोट होता था, और अब क्या आया? आई नोट आया। पहले कभी 3 आई नोट आ गया था। इसका मतलब वो जो 4 आई नोट आता है वो तब आता है जब दोनों के फेज सेम होते हैं। और अगर किसी कारण से भी वो अलग अलग हैं, तो फिर सेंट्रल ब्राइट मिड पॉइंट पर नहीं आता, मिड पॉइंट पर कुछ और इंटेंसिटी आती। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? सेंट्रल ब्राइट क्यों बोलेंगे? सेंट्रल पॉइंट तो है ना वो। ब्राइट क्यों है? वो तो आई नोट इंटेंसिटी का है, तो ब्राइट क्यों है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो नया सवाल बनेगा, वो सेंट्रल ब्राइट कहाँ गया? मिड पॉइंट पे नहीं रहा। सवाल बन गया ना ये तो, कि भाई वो मिड पॉइंट पे नहीं रहा, वहां तो आई नोट आ गया। मिड पॉइंट पे तो आई नोट इंटेंसिटी आ रही है। तो अब मेरा क्वेश्चन यही तो बन गया नया, बताओ वो शिफ्ट कहाँ हुआ? क्यों? क्योंकि ये लीड कर रहा था, इसको ज्यादा चलवाओ तो नीचे आ जाए। और कितना नीचे आएगा और बताओ? कितना? β/3 नीचे जाएगा। सवाल हो गया। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि λ/3 किससे मैनेज होगा? β/3।
तो यही तो सिखाना चाह रहा हूं। कुछ आया, मजा आया? हम कोई मैथमेटिक्स नहीं करते, मजेदार बात देखो, हम केवल डाटा देखते हैं और सवाल होता है। ये स्ट्रेंथ हमारी आगे बात करते करते धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। शुरू शुरू में जोर पड़ता है, जानता हूं, मैं भी जानता हूं, पर धीरे धीरे हम तेज भी होते जाते हैं। हमें ही होना होता है, सीख सीख के तेज होना होता है। क्लियर है भाई? तो ये, हाँ बोलो, डाउट है? हाँ बोलो। हाँ भाई, किस जो आगे है ना उसको एक्स्ट्रा चला के बराबर लाओ। इसमें कौन आगे था? तो इसको एक्स्ट्रा चलाने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ा ताकि एक्स्ट्रा चले। हाँ, ये आगे था ना, तो एक्स्ट्रा कब चलेगा? जब ये लंबा होगा। ये लंबा कब होगा? जब आप ऊपर जाएंगे। तो ये तो छोटा होगा, ये लंबा होगा। और इस समय कौन आगे था? इसमें कौन आगे है? ये माइनस है, ये तो पीछे है ना। तो आगे कौन है? तो उसको एक्स्ट्रा चलाओ। तो जो आगे हो उसको एक्स्ट्रा चलाओ ताकि बैलेंस हो, उसकी लीड खत्म हो। नहीं है समझ में? हाँ, अरे लैम्डा बाई 3 से तो जब ये ज्यादा चल के आया तो पीछे रह गया, ज्यादा चलने से पीछे रह जाता है। हो गया ना? बड़ी थकान आ रही है ना दिमाग को? आती है, कोई खास बात नहीं है, आना चाहिए। एक बार वो थकान निकल जाएगी तो बाद में पक्का हो जाएगा। बस जो आना है आ जाए, बात अपन करेंगे ना, समझेंगे ना, क्या दिक्कत है? समझो, बहुत सिंपल फिजिक्स है। लैम्डा से 2 पाई, लैम्डा बाई 3 से 2 पाई बाई 3। ज्यादा चलोगे पीछे रहोगे, पीछे करना हो ज्यादा चलवा दो। इतनी सी तो लॉजिक है यार। क्योंकि एनर्जी ज्यादा चलेगा तो टाइम लेगी, टाइम लेगी तो पीछे रह जाएगी। यही तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं? बात बहुत छोटी है पर कहीं ना कहीं समझना पड़ता है। चलिए और आगे बात करें। आपको लग रहा होगा ना पहले फार्मूले बढ़िया थे, बढ़िया थे, पर पास नहीं करवाते। क्योंकि वहां मैंने कहा भी हो शायद आपसे, फार्मूलों से 66% आते हैं। 66 से क्रॉस नहीं होती गाड़ी, चाहे 100% फार्मूले आपको आते हैं। क्योंकि 1/3 सवाल तो सब कंसेप्चुअल होते हैं ना, और वो तो फार्मूले से नहीं होने हैं ना, आपको पीछे रखने के लिए पर्याप्त है। आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगे। और आप डेवलप हो गए तो वो बैरियर ब्रेक कर लेंगे। वो बैरियर ब्रेक करते हैं, बस कितना भी आप एक्सटेंड तक जा सकते हैं। तो सिंपल है लॉजिक। होता है ना, कई बार आपने महसूस किया होगा, यार हम हर बार 60% पे अटक जाते हैं, 60 से 70% पे अटक जाते हैं। क्यों भाई? इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं आ सकते? भाई फार्मूलों से तो इतने ही आते हैं। जो फार्मूले से आ सकते थे वो आ गए। कंसेप्ट वाले आपने तैयारी नहीं किए थे तो आना ही क्यों चाहिए आपको? तो हमने जो तैयार किया वही तो आएगा। और यही कारण है कि हम 60 पे जाके अटकते हैं। समझ में आ गया होगा सबको अपनी बीमारी, है ना? बीमारी क्या है हमारे? हम फार्मूला रटते हैं, रटने से 60 आते हैं, उससे ज्यादा क्यों आएंगे? आगे जो आने थे। मैं फार्मूला कम याद करो तो भी 60 आएंगे, ज्यादा याद करो तो भी 60 आएंगे, और मैक्सिमम याद करो तो भी 60 आएंगे। इसलिए डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डी। बस वो कंसेप्ट लग रहा है। चलिए और हम बात करें। देखिए, हमारे पास में जब हम स्लिट लेते हैं और सामने दो स्लिट्स बनाते हैं, या स्क्रीन लेते हैं, बीटा जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
अब इसमें लैम्डा डी और स्मॉल डी तो समझ में आता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि इन स्लिट को क्या करना है। इनके बीच की दूरी डी रखना ये तो ठीक है, पर इनकी अपनी विड्थ कितनी लेनी है, और इससे बीटा पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जवाब है इस विड्थ से बीटा पर फर्क नहीं पड़ता। इस विड्थ को अगर आपने बड़ा ले लिया, कोशिश ये करना चाहिए कि यह विड्थ जितनी छोटी ले सकें ले, पॉइंट सोर्स की तरह ये काम करे, ऐसा कुछ करें। उससे ये होता है कि जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उसमें जो मैक्सिमाज आते हैं, सभी मैक्सिमा 4I0 इंटेंसिटी के आते हैं। फर्स्ट क्लास YDSC मिलता है कब, अगर ये विड्थ टेंड्स टू 0 है। टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं, बट जितना आप छोटा ले सकें उस रेंज में चले। अगर आपने इसको बड़ा कर दिया तो अब ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। तब हम इसमें कई सोर्स मान पाएंगे। फिर ये स्लिट कहेगी मैं अपना डिफ्रैक्शन बनाऊंगी, अगला टॉपिक। फिर ये कहेगी मैं अपना डिफ्रैक्शन दूंगी, क्योंकि मेरे पास कई सोर्स हैं। तो बोले सर फिर इसका मतलब तो दोनों स्लिट अपना अपना डिफ्रैक्शन भी बनाने की कोशिश करेगी और आपस में इंटरफियर भी करेगी। उसका असर ये पड़ता है कि ये जो पैटर्न है इसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आने लग जाता है, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं फिर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो अगर विड्थ बढ़ा दी तो टॉपिक बदल गया, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। और विड्थ टेंड्स टू 0 रखी तो हो गया YDSC। तो इस विड्थ को ज्यादा नहीं लेना है, कम से कम रखना है। दूसरी बात, हमने इस स्लिट के विड्थ S मान ली और ये दूरी A ले लेते हैं। अब हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है कि इसको विड्थ का क्या करना है और A का क्या करना है। बोले कितनी दूर रखना होता है? बोले सर ये तो बात ही नहीं हुई। इस विड्थ को क्या रखना है? बोले ये बात भी नहीं हुई। इस फॉर्मूले में भी कुछ पता नहीं पड़ रहा। तो इसका जवाब ये है कि यहां से देखने पर ये छोटी दिखना चाहिए, पॉइंट जैसी दिखना चाहिए। एक बात बताओ, सन पॉइंट नहीं दिखता, डिस्क जैसा दिखता है, पर स्टार पॉइंट जैसे दिखते हैं। क्यों? एंगल कम होता है। जितना एंगल कम होता जाता है वो चीज उतनी छोटी, और हम चाहते हैं कि पॉइंट लाइक दिखे। तो एंगल कितना है? अगर ये विड्थ S है और ये A है तो ये एंगल कितना है? S/A। तो इसको जितना छोटा रख सको रखना चाहिए। किससे छोटा? तो यहां पर जहां ये विड्थ आई थी ना, कौन सी विड्थ? एंगुलर विड्थ, याद आ रहा है? कितनी थी वो? λ/d। तो इस एंगल को जितना इस विड्थ से कम रख सको रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो कंट्रास्ट आता है वो गड़बड़ा जाएगा, कोहेरेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने विड्थ अलग अलग ले ली तो अलग अलग जगह से लाइट आएगी और उनमें कोहेरेंसी नहीं रह पाएगी, तो कोहेरेंसी डिस्टर्ब हो जाती। तो कोशिश करना चाहिए कि एंगल कम से कम रहे, और उस एंगल को कम से कम रखने के लिए A को ज्यादा लेना चाहिए और S को कम लेना चाहिए, ताकि एंगल कम से कम रहे तो हमारा
कोहेरेंसी को नुकसान ना हो और एक बढ़िया कंट्रास्ट का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने पूरा एक तरह से डिस्क्राइब किया कि एक बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे लाना है। ऐसे ही एक और बात होती है, जब हम स्क्रीन पे यहां दूर जाते हैं तो मिनिमा वाली जगह पर भी कुछ इंटेंसिटी आने लगती है। वो इसलिए आने लगती है कि जब हम ज्यादा पाथ डिफरेंस रखते हैं तो, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि लाइट तो पल्स है ना, और जब लाइट पल्स है तो इधर 3rd नंबर की पहुंची, इधर से 4 नंबर की, यानी एक्स्ट्रा पल्स अगर आने लगी तो फिर उनमें कोहेरेंसी नहीं रह पाती। और जब जब इंटरफेरेंस में कोहेरेंसी को नुकसान होता है तब तब कंट्रास्ट कमजोर पड़ता है। और कोहेरेंसी अगर पूरी तरह खत्म हो जाती है, इनकोहेरेंसी हो जाती है, तो कंट्रास्ट खत्म, यानी ब्राइट ब्राइट नहीं रहता, डार्क डार्क नहीं रहता, सब जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी आ जाती है। तो जब भी इनकोहेरेंसी होगी तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, कोहेरेंसी होगी तो ब्राइट और डार्क रहेंगे, और एम्पलीट्यूड बराबर रहे, कोहेरेंसी अच्छी क्वालिटी की रही तो ब्राइट फुल ब्राइट रहेगा, डार्क फुल डार्क रहेगा, और बेस्ट क्वालिटी का हमें इंटरफेरेंस मिलेगा। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई। कोई क्वेश्चन है तो आपका पूछिए। ये कोई क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है हमें नहीं पता पड़ रहा है। ये कह रहे हैं सर इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पूछा, ध्यान नहीं। खैर, शायद मुझे लगता है वो स्लैब जो रखी थी उससे कोई रिलेटेड हो। बात यह है कि किसने क्या पढ़ा है उस पर हमें कमेंट नहीं करना पड़ता है। हम तो सिर्फ बात अपनी बहुत क्लियर है कि दोनों तरफ जब फिल्म के हमने स्लैब रखी है, दोनों तरफ के रास्ते अगर क्या होंगे, बराबर चेंज हुए तो सेंट्रल फ्रिंज अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हो। मेरे ख्याल से बात क्लियर। तो एक लॉजिकल अपन ने बात की और ये पूरा इंटरफेरेंस मैंने कंप्लीट किया। अब आप, क्योंकि कल तो एग्जाम है आपका, तो उसके लिए तो आपको शुभकामनाएं, बढ़िया आप करके आए, है ना। और दूसरी बात, जब एग्जाम देख के आ जाएं तो फिर अपना आते ही इंटरफेरेंस और जो है टॉपिक, इसका पूरा मॉड्यूल करके आए। तो अगली क्लास में जब आप आए तो मॉड्यूल करके आए। मैं डिफ्रैक्शन शुरू कर दूंगा अगली क्लास में। राइट, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। समझ में आया कुछ? पक्का? तो करिए।